Yes. So rotation dynamics. Next topic is rotation dynamics. Rotational dynamics. See, जैसे कि आपका फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज को ट्रांसलेट कराने के लिए, वैसे ही एक क्वांटिटी होता है टॉर्क, जो कि किसी चीज को घुमाने के लिए हेल्प करता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यदि मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है एक सरफेस के ऊपर, तो यदि मुझे इसके अंदर मोशन लाना है तो हमें लगाना पड़ेगा इसके ऊपर फोर्स। तो जैसे मैं फोर्स इस पे लगाऊंगा तो इसके पास पहले कोई वेलोसिटी नहीं था, मतलब रेस्ट पे था, तो ये मोशन में आ जाएगा। जैसे ही फोर्स लगाऊंगा तो ये मोशन में आ जाएगा, मींस इसके पास कुछ मोशन आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। मींस यहां पर किस टाइप का मोशन हो रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। सो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन फोर्स इज नेसेसरी। Force is a quantity which responsible for the translation. Means force is a cause behind this effect. In a same manner, suppose I want to rotate something. Suppose you have a disk. Let's suppose you have a disk. Okay, you have a disk. Let's suppose you have a disk. This is the you have a disk. Suppose आपके पास ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, एंड आई वांट टू रोटेट दिस। ओके, ये बता रहा है कि मतलब जहां पे ये डिस्क का ये एक्सेस होगा, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये फिक्स है यहाँ पर, ठीक है, मतलब ना तो ये इधर मूव कर सकता है और ना ही इधर मूव कर सकता है, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। मींस इसके अंदर कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। मींस अगर आप फोर्स इस पे लगाते भी हो तो इसकी वजह से ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। बट हम क्या चाहते हैं इसको, कि इसको मोशन में लाना चाहते हैं। तो ट्रांसलेशन तो पॉसिबल नहीं है, बट यहां पर रोटेशन पॉसिबल है। कैसे? यदि हम इसके ऊपर फोर्स कुछ इस तरह से लगाते हैं, लेट्स सपोज जैसे मैंने यहां पे फोर्स लगाया, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया ऐसे करके, मान लेते हैं यहां पे फोर्स लगा दिया यूं करके, ठीक है। अब जैसे ही फोर्स लगाओगे देन व्हाट हैपन, पहले तो ये रेस्ट में था, बट सडनली क्या कर जाना स्टार्ट करेगा, ये घूमना स्टार्ट कर जाएगा जैसे ये फोर्स तुम लगाओगे। मींस आफ्टर ऑल यहां पे भी एक्चुअली मोशन हो रहा है, बट रोटेशनल मोशन हो रहा है। यहां पर भी रोटेशनल मोशन हो रहा है, मतलब मोशन में ऑब्जेक्ट आया बट रोटेशनल मोशन में आया। बट यहां पे चीज क्या होने लगा, ट्रांसलेशन के वजह रोटेशन होने लग गया। मतलब पहले भी हम फोर्स लगा रहे थे, इस फोर्स की वजह से जो है ट्रांसलेशन हो रहा था, बट यहां पर इस फोर्स की वजह से ट्रांसलेशन ना होकर के रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें कोई नट वगैरह खोलना होता है, जैसे अगर तुम्हें सपोज बोतल का ढक्कन ही खोलना होता है, सपोज यू हैव अ बोतल, एंड अगर आप उसको उसके बोतल के ढक्कन को ही खोलने की कोशिश करते हो, देन व्हाट हैपन, यू कैन सी दैट ढक्कन, ठीक है, जो कैप होता है वो एक्चुअली में रोटेट होना स्टार्ट करता है। बट यू आर अप्लाइंग द फोर्स, है ना, आप फोर्स लगाते हो उसके ऊपर, एक हाथ से उसको होल्ड करते हो, दूसरे हाथ से आप उसको घुमाते हो। घुमाने का मतलब यू आर अप्लाइंग सम फोर्स। बट कैसे फोर्स लग रहा होता है, कुछ इसी टाइप से फोर्स लग रहा होता है, उसके सरफेस पे फोर्स लग रहा होता है, उसके सरफेस के ऊपर फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, जिसके वजह से वो घूमना स्टार्ट कर जाता है ऐसे करके फोर्स, जिसके वजह से घूमना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। सर आपका हेडिंग क्या था? डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है, ऐसे करके देख सकते। तो यहां पर ये ट्रांसलेट होने के बजाय रोटेट होना स्टार्ट करेगा। बट अगर आप इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स देखोगे तो देखो अलोंग एक्स एक्सेस, और अगर आप देखो जितना फोर्स इधर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। मींस नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सेस जीरो, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सेस इज जीरो। मींस नेट फोर्स जीरो है। मींस फोर्स जीरो होने के बदले बावजूद भी, यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स है जीरो,
तो हमने पहले पढ़ रखा था, अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है तो वो मोशन में नहीं आ सकता है, मींस उसका मोशन चेंज नहीं हो सकता, उसका मोशन चेंज नहीं हो सकता। सेम टू सेम ये आपके पास डिस्क था, यानी कि सपोज ये ढक्कन है आपका बोतल का, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, बट अगर नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स 0 है, बट स्टिल दैट इज रोटेट, मींस नेट फोर्स 0 होने के बावजूद भी ये रोटेट कर रहा है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट काइंड ऑफ मोशन, मींस व्हाट इज द रीजन? सो देयर विल बी समथिंग लाइक अ फोर्स, लाइक देयर इज समथिंग लाइक अ Yes, sir. फोर्स, जैसे कि ट्रांसलेशन के अंदर फोर्स रिस्पॉन्सिबल था मोशन में लाने के लिए, मोशन में चेंज लाने के लिए, उसी तरह से यहां पे रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस रोटेशन, बट नेट फोर्स अभी देख सकते हो 0 है, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज 0, बट ये जरूरी नहीं है, इस वाले केस में 0 है, तो फिर भी इसके अंदर मोशन है, फोर्स नेट फोर्स 0 होने के बावजूद भी इसके मोशन में चेंज आया, बट किस टाइप का मोशन हो रहा है? रोटेशन। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट काइंड ऑफ मोशन? सो देयर विल समथिंग लाइक अ फोर्स, देयर विल बी समथिंग लाइक अ फोर्स which cause this kind of motion, okay? Motion. जितने भी चीजें घूम रही होती है उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, और उन सभी के पीछे फोर्स जैसा ही कुछ है जो एक इस टाइप का मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, मींस एक फोर्स जैसा ही कुछ होगा जो कि ये चीज इस टाइप का मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। वो जो चीज होगा, वो जो क्वांटिटी होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। Torque. So torque is actually, it is analogous, it is analogous, it is analogous of force। सर थोड़ा आपका स्क्रीन को ऊपर कर देना सर, थोड़ा, नहीं दिख रहा? क्योंकि आप ज्यादा ही कट कर दिए हो। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ अभी सही है सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट यस, अब ठीक है? यस सर ठीक है। हाँ, so torque is actually, it is analogous of a force which produce or which cause the change in circular motion means अगर कोई चीज पहले रेस्ट में था, रोटेट नहीं कर रहा था, तो जैसे ही टॉर्क लगेगा उसके वजह से क्या हो जाएगा? वो मोशन में आ जाएगा, बट किस टाइप का मोशन में? सर्कुलर मोशन में। या पहले कोई चीज कुछ स्पीड से रोटेट कर रही थी, ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा था, तो टॉर्क लगने की वजह से उसका स्पीड जो है, एंगुलर स्पीड जो है, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लीनियर स्पीड चेंज होता था फोर्स की वजह से, यहाँ पे एंगुलर स्पीड चेंज होगा। सो दैट एंगुलर प्रोड्यूस, स्पीड। यस, सो ये किस में चेंज लाएगा? सर्कुलर मोशन में चेंज लाएगा। टॉर्क इज अ सच काइंड ऑफ क्वांटिटी। सो दैट इज एक्चुअली फिजिकल डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। सो वी हैव सेम अ मैथमेटिकल डेफिनेशन आल्सो, ठीक है? सो उससे पहले थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं। यदि आप देखो, आपके पास जैसे गेट होता है, गेट जैसे दरवाजा वगैरह होता है, तो अगर उसको देखोगे ध्यान से, तो अगर इसको देखोगे ध्यान से, तो ये एक जगह से फिक्स होता है, एक जगह से फिक्स, यहां से फिक्स, ठीक है? अब जैसे ही आपकी उसके ऊपर फोर्स लगाओगे यूं करके, ऐसे करके, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा? ये दरवाजा उखड़ तो नहीं जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा। फिर स्टिल यहां पे किस टाइप का चीज रिस्पॉन्सिबल है? यहां पर फिर से जो है तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबल है? टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इस टाइप के मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है। आ रहा बात में? कोई दिक्कत? मींस अगर चीजें सिर्फ रोटेट कर रही हैं, देन देयर विल बी अ टॉर्क, देन देयर विल बी अ टॉर्क। अगर सिर्फ रोटेशन हो रहा है, देन देयर विल बी अ टॉर्क। If there will be only translation, then no torque. Okay, so if I am saying that net force is zero, net force is zero means no translation, no translation, no translation motion, translation motion,
मोशन। बट इफ नॉट, बट यहां पे अगर यह कि बट अगर मैं कहता हूं नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, मींस मींस देन मींस इट इज अ ट्रांसलेशन। नॉट, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क जीरो नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ओके ओके। हाँ, और यदि मैं किसी बॉडी के ऊपर कहता हूं नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, तब वो ट्रांसलेशन होएगा सर। कुछ भी नहीं होगा ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन। हाँ, नेट टॉर्क भी जीरो, इक्विलिब्रियम, यस। मींस नो रोटेशन, रोटेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशन। no rotational motion and no translational motion. Translational motion means complete equilibrium, complete इक्विलिब्रियम। complete equilibrium, equilibrium, otherwise it is incomplete equilibrium. Okay, okay, और Yes, partial sir. equilibrium. Now अब हमारा मुद्दा ये है how we can calculate the torque. Now how we can calculate, जैसे फोर्स को हम लोग मेजर कर रहे हैं 10 न्यूटन 5 न्यूटन, ठीक है, और उसको हम डायनेमो वगैरह से मेजर करते हैं, बट हाउ वी कैन, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देते हैं, सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द टॉर्क मैथमेटिकली, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, हाउ वी कैन कैलकुलेट द टॉर्क एक्चुअली. ओके, सी टॉर्क इज एक्चुअली प्रोड्यूस बिकॉज यू कैन सी, देखिए अगर इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं है फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स इस पे लगेगा, बट नेट फोर्स जीरो है, फोर्स बट जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो है, तो फोर्स होने के वजह से ही टॉर्क आ रहा है, ठीक है. ओके, तो अब अगर यहां से देखो, समझने की कोशिश करो कि ये फोर्स यदि आप इधर की तरफ लगा रहे हो तो ऐसे करके लग रहा है, देखो सभी फोर्स को अगर आपने देखा यहाँ पे सरफेस के ऊपर मैंने टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाया है, तो किस टाइप का मोशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है. सो ये जो एक्सेस से देखो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है किसके ऊपर, इस फोर्स के ऊपर जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सेस से इस वाले फोर्स के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, बट ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है इस फोर्स के, इस पर लाइन क्या है, इस फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है. तो टॉर्क क्या होता है आपका, दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशंस. ओके, टॉर्क इज इक्वल टू नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. लेट्स सपोज ये डी हो गया डिस्टेंस, तो टॉर्क मैं क्या कहूंगा, टॉर्क क्या हो जाएगा यहां पर मैथमेटिकली, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, मींस टॉर्क क्या हो गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया d, एंड दिस d इनटू दिस फोर्स इज एक्चुअली योर टॉर्क. करेक्ट? यस सर। यस यस. ओके, नाउ और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. मान लो यदि मेरे पास कुछ इस टाइप से बॉडी होता, इस टाइप से बॉडी होता, इस टाइप से कोई बॉडी होता, ठीक है, और इसके ऊपर मैं फोर्स यहां पे लगा रहा होता, ये फोर्स लग रहा होता, ये फोर्स हो गया, ठीक है, ये हो गया जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगेगा, और ये हो गया एक्सिस, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो एक्सिस है, ये हो गया ओरिजिन जहां से हम लोग पोजीशन को मेजर करेंगे. तो हमने देखा कि ये फोर्स जो है इस, क्योंकि बॉडी का कुछ शेप है और साइज है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ और कर लिया जो कि इस एक्सेस को इस फोर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, मींस दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर, दिस इज व्हाट योर पोजीशन वेक्टर. ओके, सो इफ यू फाइंड द वांट टू फाइंड द टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, r
क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ मीन्स व्हाट, देखिए फर्स्ट यू हैव टू पुट योर ऑल फिंगर, देखिए टॉर्क मैंने क्या डिफाइन किया, आर क्रॉस एफ, यू कैन सेंस, यू आप इसको सेंस कर सकते हो कि इस फोर्स की वजह से जो मोशन प्रोड्यूस होने वाला है वो ऐसे करके प्रोड्यूस होने वाला है, क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि जो टॉर्क होगा देखो आपका क्लॉकवाइज ही एक्ट करेगा, मींस अंदर की तरफ एक्ट करेगा। कैसे? आप आर पे हाथ रखो पहले, ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू पुट योर ऑल फिंगर ऑन द आर एंड रोटेट टुवर्ड द एफ, देन यू कैन सी योर मोशन ऑफ हैंड इज एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। देखो आर पे हाथ रखो पहले, एफ की तरफ घुमाओ, तो आपका हाथ का मोशन कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा? क्लॉकवाइज। मींस इस हाँ फोर्स के सर। वजह से, इस फोर्स के वजह से जो बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। और वो कैसे यस निकाल, सर। आर पे हाथ रख रहे हो, एफ की तरफ घुमा रहे हो, तो इसमें मोशन जो प्रोड्यूस हुआ क्लॉकवाइज हुआ। और जो थंब है वो देखो अंदर की तरफ जा रहा होगा, आपका थंब जो है अंदर की तरफ जा रहा होगा, मींस इस बॉडी के ऊपर टॉर्क लग रहा है बट अंदर की तरफ लग रहा है, जिसके वजह से कौन सा मोशन प्रोड्यूस हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। आरावास में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो दूसरा डेफिनेशन क्या हो गया टॉर्क का, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ओके, सो यू कैन फाइंड दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क फाइंड बाय, टॉर्क फाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, स्क्रू रूल, ठीक है। और अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि मैग्नीट्यूड कैसे टॉर्क का फाइंड करोगे, यू हैव टू, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा होता है उसे लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। और ये हो गया एक्सिस, प्लेन के परपेंडिकुलर, इससे इसके ऊपर यदि आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हो, so this distance d is called perpendicular distance. Okay, so this force into perpendicular distance, force into perpendicular distance give the magnitude. How? जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये r क्रॉस f का मतलब क्या होगा? r क्रॉस f का मतलब ये होगा आपका, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कहता हूं थीटा है, so this angle is also थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। सो दिस द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। ओके, तो अगर ये लेंथ आर है और ये एंगल देखो 90 डिग्री है, और मैं इसका नाम दे देता हूं, ये हो गया तुम्हारा ओ, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। सो व्हाट इज दिस ओ बी? ओ बी बाय ओ ए इक्वल टू होगा साइन थीटा, वेयर ओ बी इक्वल टू तुम्हारा आ गया ओ ए, ओ ए क्या है? आर साइन थीटा। सो दिस आर साइन थीटा इज नथिंग बट योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, योर परपेंडिकुलर, यस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन, रोटेशन। यस, एक्सेस ऑफ रोटेशन। सो दिस आर साइन थीटा हो गया। सो मैंने टॉर्क क्या बताया? टॉर्क इज नथिंग बट, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। मींस if you want to find the magnitude of the torque, then you have to nothing to do, you have to just find the force and perpendicular distance from the axis of rotation. If you multiply this thing, these two things, you get the magnitude of the torque. And how you can get the direction of the torque? By right hand screw rule. You have to first put your all finger on the R, rotate toward the F, so you can find the direction by seeing the thumb is going inside the plane, inside the plane. So in this manner, means by right hand screw rule you can find out the direction of torque. Any problem? Hello? नो सर। हाँ,
नो सर। यस, तो बेसिकली जो अगर मैं कहता हूं कोई बॉडी अगर रोटेट कर रहा है बिकॉज ऑफ ओनली टॉर्क, अगर कोई बॉडी ना तो रोटेट कर रहा है ना ही ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ यस, जीरो है। yes, so now we are going to नो solve the, सर। yes, we are going to solve some problem, okay? अच्छा, बट इससे इससे पहले ये we have to सर see ये some, लास्ट पॉइंट लिखना था मुझे। हाँ हाँ लिख लो, यस, बस यही। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ रोटेशनल। कुछ केस देखते हैं, केस, some cases, very important, okay? Suppose if I am saying that, पहला केस कि यदि मान लो आपके पास एक रॉड है, ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है आपके पास, और ये हो गया आपका जहां से ये बंधा हुआ है, ठीक है, हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट है। अगर मैं फोर्स ऐसे करके इस बॉडी पे लगाता हूं, सी, सो दिस फोर्स इज एक्चुअली पास, देखो ये हो गया इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। सो यू कैन सी दिस फोर्स इज एक्चुअली पास थ्रू द एक्सेस ऑफ रोटेशन, है ना, ये फोर्स जो है वो एक्सेस और रोटेशन से पास करेगा। थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूं, सपोज दिस इज द रोड, दिस इज द रॉड, दिस इज द पॉइंट जिसके अबाउट ये क्या करेगा, घूमेगा। हम क्या कर रहे हैं, यहां से इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, यदि इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, यानी इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है, अगर लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास करेगा, लाइन ऑफ एक्शन यदि एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास करेगा, तो मुझे बताओ टॉर्क क्या होगा इस बॉडी के ऊपर, हाउ मच द टॉर्क ऑन दिस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी? यस, टेल मी। हेलो, लाइन का पैरेलल ही है सर वो। हाँ हाँ, लाइन अगर, का पैरेलल ही है टॉर्क। हाँ हाँ, अगर मैं कोई भी बॉडी लेता हूं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, बट दिस फोर्स इज एक्चुअली, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स इज पासेस थ्रू द एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होगा इस बॉडी का, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के अबाउट, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज। नहीं, टॉर्क नहीं, एंगल नहीं पूछा मैं, टॉर्क पूछा हूं। अच्छा, जैसे अगर मैं मान लो ये मेरे पास बॉडी है, लेट सपोज ये बॉडी है, और ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सेस के अबाउट इसे रोटेट कराना है मुझे, ठीक है, और मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं यूं करके, तो बताओ टॉर्क कितना होगा? क्या अभी बताया मैंने, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, है ना। बट ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन था, ठीक है, और ये लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों एक ही जगह पे तो कोइंसाइड कर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर हाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्सेस रोटेशन से? हेलो, हाँ सर। कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? जैसे यहां पे अगर देखो फोर्स लग रहा है ना, और ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है दैट इज पासिंग थ्रू द एक्सेस ऑफ रोटेशन। नाउ व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? जितनी रॉड की लेंथ होगी। जीरो ना, जीरो जीरो जीरो। व्हाई आई एम सेइंग दैट जीरो? सी, अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया, तो देखो, कि घूम के वापस उसी जगह पर आ जाएगा। नहीं नहीं, देखो ये फोर्स था, इस लाइन के अलोंग लग रहा था, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन,
and that is not passing through this axis of rotation. Okay, so that's why you get the distance d. D is the distance, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस यू हैव टू ड्रॉ, एक आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, सो टॉर्क क्या था, ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट यही फोर्स यदि इस एक्सेस और रोटेशन से पास कर रहा होता, यहां से पास कर, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऐसे करके पास कर रहा होता, इसी एक्सेस से पास कर रहा होता, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होने का मतलब उस फोर्स की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं होगा। आया बात समझ में? हाँ सर, यस सर। तो सेम टू सेम तो यहां पे है कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है, वो फोर्स जो है उसी एक्सेस से पास कर रहा है। इस एक्सेस के अबाउट इसे रोटेट करना चाहिए था, इसी एक्सेस से पास कर रहा है, तो इसके वजह से फोर्स क्या, इसके वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यानी अगर कोई भी बॉडी है, अगर उस बॉडी का एक्सेस ऑफ रोटेशन से तुम्हारा फोर्स पास करता है, लाइन ऑफ एक्शन पास करता है, देन उस फोर्स की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं होता। दूसरा एग्जांपल समझो कि जैसे गेट है ना आपके पास, ये गेट है, ठीक है, ये गेट है सपोज, और ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सेस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है यू करके। बट अगर आप गेट को दबाओ, मींस फोर्स ऐसे करके लगाओ, क्या रोटेट कर जाएगा ये, नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को, नहीं करेगा, क्योंकि ये फोर्स जो है फिर से देखो एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। यू जस्ट इमेजिन, आप अपने घर के गेट को देखो, अगर आप उसके फोर्स गेट को एक साइड से इधर खड़े होकर के दबाना स्टार्ट कर दो, तो दबा रहे होगे ना, गेट रोटेट नहीं करेगा। आ रहा बात में, रोटेट नहीं करेगा। यस सर। क्यों, नहीं क्योंकि करेगा। हाँ, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन जो है, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम? यस सर। Yes. No. Yes. Okay. Next thing that you have to be remember. Okay. जैसे मान लो मैंने कहा केस 2 है ना, केस 2 कि सपोज ये आपके पास कोई बॉडी है, लेट सपोज दिस इज बॉडी, एंड यू आर गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस, यू वांट टू रोटेट दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। ओके, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गया, एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गया। ओके, एक्सेस रोटेशन हो गया। अब हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कुछ मान लो ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फोर्स। ओके, फोर्स लगाया मैंने, ठीक है, और मैंने इस एक्सिस के ऊपर दो ओरिजिन कंसीडर किया, जिससे मैं देखो पोजीशन वेक्टर, मैंने अभी बताया टॉर्क निकालने के लिए हमें चाहिए आर क्रॉस एफ, वेयर आर क्या है, यहां पे पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने के लिए मुझे ओरिजिन पता होना चाहिए, तो इस एक्सेस के ऊपर मैं कई सारे पॉइंट्स बना सकता हूं जो कि ओरिजिन हो सकता है। मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया तो ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा, अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया तो ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा। बट अगर मैं अलग अलग टाइप का यहां पे अलग अलग पॉइंट देख सकते हो, ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया तो पोजीशन वेक्टर मेरे लिए इस वाले केस में ये हो जाएगा, ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, और अगर मैंने इसे ओरिजिन कंसीडर किया तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि यदि मैं इसी एक्सेस के ऊपर अलग अलग पॉइंट को ओरिजिन समझ रहा हूं, मान लो अगर मैंने इसे ओरिजिन मान लिया होता तो पोजीशन वेक्टर ये होता, अगर मैंने इसे ओरिजिन मान लिया होता तो पोजीशन वेक्टर ये होता। ठीक है, मैं ओरिजिन तो कहीं पे ही मान सकता हूं ना, कहीं पे ही मान सकता हूं, इस एक्सेस के ऊपर मैं कहीं पे भी ओरिजिन मान सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं ओरिजिन मानता हूं यहां पर या फिर यहां पर, तो अगर मैं टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकालूं, अगर मैं इससे ओरिजिन मान करके इस पॉइंट को ओरिजिन मान करके मैं टॉर्क निकालूं, तो मान लो ये आ गया तुम्हारा टॉ 01, ठीक है, ये आया टॉर्क। ठीक है, और अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान करके टॉर्क निकालूं तो मेरा टॉ 02। क्या ये दोनों, मेरा क्वेश्चन ये है फर्स्ट
कि क्या ये दोनों बराबर होगा, क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा। बात समझ में आया? मेरे पास एक बॉडी है हाँ। जिसे मैं घुमाना चाह रहा हूं, मान लो ये मेरे पास एक कोई भी बॉडी है जिसे मैं इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमाना चाह रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट जी। घुमाना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस बॉडी के ऊपर, ठीक है। बट मैंने जब टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश की तो मैंने अलग अलग ओरिजिन मान करके, कब पहले एक बार मैंने यहां पे ओरिजिन माना इस एक्सिस के ऊपर और फिर टॉर्क कैलकुलेट किया तो ये आया, और फिर मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन माना तो फिर मैंने टॉर्क कैलकुलेट किया, फिर ये आया। क्या ये दोनों टॉर्क जो आएगा वो बराबर होगा या डिफरेंट होगा? सर इसका डिस्टेंस थोड़ा हम्म, मैच नहीं तो इक्वल होगा। इक्वल होगा। क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस, देखो टॉर्क का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यहां पर मैंने बताया था टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो डिपेंड करता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मींस इफ दिस इज द फोर्स, so this going to be become perpendicular distance, this is the perpendicular and that will be always be same। मींस टॉर्क जो निकलता है वो ओरिजिन के अबाउट नहीं निकलता, टॉर्क जो है वो ओरिजिन के अबाउट नहीं निकालते, एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। किसके अबाउट निकालते हैं? एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, ठीक है। आप यहां पर किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान लो, कहीं इस पूरे एक्सिस के ऊपर कहीं भी ओरिजिन मान लो, सभी पॉइंट कहीं पे भी ओरिजिन मानोगे और टॉर्क निकालोगे तो वो आपको सेम देगा, क्योंकि इस एक्सिस से, इस लाइन ऑफ एक्शन से इस एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक केस में सेम रहेगा। आ रहा बात समझ में? मींस दिस विल बी इनकरेक्ट। मींस टॉर्क चाहे आप O1 पॉइंट के अबाउट निकालो, O2 पॉइंट को मान करके ओरिजिन मान करके निकालो, सेम आएगा। करेक्ट है? एनी प्रॉब्लम? यस सर। नो सर, नो प्रॉब्लम। यस। तो इस स्टेटमेंट को लिख लो क्योंकि क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सो टॉर्क, टॉर्क टॉर्क अबाउट एक्सिस remain same or we can say torque is independent, you can say torque about axis independent from the choice of origin। करेक्ट? चॉइस ऑफ ओरिजिन, चाहे आप ओरिजिन O1 मानो चाहे O2 मानो, that will be torque about this axis remain to be same। okay, any problem? सर एक बार नो दोबारा सर, नो बताना, प्रॉब्लम। मैंने क्या ये है, एक बार कहा, दोबारा। हाँ मैंने ये कहा कि यदि आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर मैं ओरिजिन O1 को मान करके टॉर्क निकालता हूं या ओरिजिन O2 को मान करके टॉर्क निकालता हूं तो दोनों ही केस में टॉर्क बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन मैं किसी को भी मानूं, इस पॉइंट के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर ओरिजिन मैं किसी भी पॉइंट को भी ओरिजिन मान लूं, बट ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से फोर्स का वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज यहां लिख लो, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the axis of rotation, from the axis of rotation will be same for different origin। रटने से कुछ नहीं होगा, समझने से होगा कॉन्सेप्ट को। डिफरेंट ओरिजिन ऑन द एक्सिस of rotation। yes, correct। अब सही है? यस सर। या हाँ हाँ जी सर। अच्छा, एक और चीज मान लो सर, मेरे, नहीं लिखो। अच्छा नहीं लिखा, लिखो।
अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ये बॉडी है, ठीक है, और ये आपका एक्सेस हो गया, ये आपका एक्सेस हो गया, जिसके इस बॉडी की मजबूरी ये है, इस बॉडी की मजबूरी ये है इस पूरे ऑब्जेक्ट की कि ये जो रोटेट कर सकता है वो इसी एक्सेस के अबाउट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ओके, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो यदि मैं फोर्स ऐसे करके लगाता हूं, ऐसे करके, मींस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल, तो क्या ये बॉडी रोटेट करेगा? क्या ये बॉडी रोटेट करेगा? क्या ये बॉडी रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट? बोलो। नहीं नहीं करेगा, नहीं। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। बट हां, अगर इसमें कांस्टेंट नहीं होता कि ये बॉडी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ये किसी और एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, तो ये बॉडी कुछ ऐसे करके रोटेट करता है इस एक्सिस के अबाउट। समझ रहे बात? यूं करके फोर्स लगाने पे आ रहा बात समझ में? बट हाँ। ऐसे करके रोटेट नहीं करेगा। हाँ। मींस यदि आपका फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल, जिस एक्सिस के, अगर ये फोर्स इस एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट पैरेलल है, तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा ड्यू टू दिस फोर्स? जीरो। मींस अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हुआ तो भी टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। बट हां, अगर मैं ये एक्सिस की बात करूं तो ये फोर्स जो है इस एक्सिस रोटेशन के पैरेलल नहीं है। आ रहा बस में? तो Yes, देन sir. इट विल बी रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, करेक्ट? एनी Yes, प्रॉब्लम? sir. यस। तो हमने दो चीजें देखी। अगर फोर्स, यदि फोर्स, पहली बात तो यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क क्या होगा? जीरो। यदि हम ओरिजिन इस एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी चूज करें तो हर एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो सेम आएगा। और थर्ड पॉइंट जो है कि यदि फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है तो उसके वजह से भी टॉर्क नहीं होगा उस एक्सिस के अबाउट, करेक्ट? एनीथिंग एल्स? रीजन क्या होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ बताओ, रीजन क्या नहीं होगा? मुझे बताओ कि जैसे मैं अगर एग्जांपल सोचे ऐसे करके, थोड़ा सा इसको 3 डायमेंशनल बॉडी ऐसे, थोड़ा सा इसको 3 डायमेंशनल सोच के देखो। और सिंपल, एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा इस तरह से सोचो कि यदि मैं ये एक रॉड लेता हूं, लेट सपोज ये रॉड लेता हूं और इसको यहां से फिक्स कर देता हूं, ठीक है? अगर Yes, sir. कोई इंसान यहां पे फोर्स लगाएगा इस एंड के ऊपर, तो क्या ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाएगा? ऐसे करके रोटेट करेगा या फिर ऐसे करके रोटेट करेगा? ये अभी ये लाइन ऐसे करके है, ये ब्रॉड कुछ देर बाद ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब रोटेशन किसके अबाउट हुआ? रोटेशन किसके अबाउट हुआ? इसके अबाउट हुआ, Yes. है ना? मींस व्हाट? हाँ. मींस व्हाट? जो तुम्हारा ये रोटेशन हो रहा है, देखो ये जो रोटेशन हो रहा है, ये जो रोटेशन हो रहा है, ये यहां पे एक चीज मुझे बताओ, ये आपका हो गया आर वेक्टर, ये हो गया आपका आर वेक्टर, और ये हो गया एफ वेक्टर। तो जिसमें आर और एफ दोनों ही वेक्टर्स होंगे उसके परपेंडिकुलर, मतलब रोटेशन उस प्लेन में होगा, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर होगा। मींस ये देखो फोर्स इस प्लेन में लग रहा है, जिस प्लेन में फोर्स लग रहा है, जिस प्लेन में फोर्स लग रहा है, जिस प्लेन में फोर्स लग रहा है, उस प्लेन में एक्सेस और रोटेशन नहीं हो सकता। आ रहा बात में? उस प्लेन में आपका एक्सेस और रोटेशन नहीं हो सकता। हाँ, बट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि आर, आप देखो आर क्रॉस एफ होता है, तो टॉर्क
टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, आर के भी परपेंडिकुलर होगा, एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। मैंने जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो ये वेक्टर होता है आर टॉर्क, वो आपका इसके भी परपेंडिकुलर होता है और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। आ रहा बात में, आर के भी Yes, sir. परपेंडिकुलर होगा और एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। यू कैन थिंक हाँ। लाइक दिस वे कि यदि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप ऐसे करके फोर्स लगाते हो, तो ये हो गया आपका आर वेक्टर और ये हो गया एफ वेक्टर। तो आपका जो टॉर्क होगा वो आर के भी परपेंडिकुलर होगा और एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। आ रहा बात समझ, मींस आर पे जी। हाथ रखो, एफ की तरफ हाँ। घुमाओ, तो थंब किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। मींस टॉर्क वाला जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। आ रहा बात समझ में, जो टॉर्क वाला एक्सिस Yes, होगा, sir. जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या होगा, जिसके अंदर फोर्स लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन में नहीं लाई करेगा, उसी प्लेन में लाई नहीं करेगा। तो यदि फोर्स एक्सेस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हुआ, यदि फोर्स एक्सेस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हुआ, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन और फोर्स एक ही प्लेन में आ जाएंगे। समझ रहे बात, इसीलिए वो उस प्लेन में रोटेट हाँ। नहीं करेगा। आ रहा बात में, कोई प्रॉब्लम यहां पर? हेलो, No, sir. सो No, sir. yes, that is the reason, if force is going to be perpendicular, अगर फोर्स आपका परपेंडिकुलर फोर्स यदि पैरेलल हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो कोई भी टॉर्क नहीं होगा। हमेशा टॉर्क जो है Zero. वो, हाँ, टॉर्क जो होगा वो उस प्लेन में लगेगा जिस प्लेन के मतलब टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट लगेगा जो कि जिस प्लेन में फोर्स है उसके परपेंडिकुलर। जैसे अगर इस प्लेन में आपका फोर्स है तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो होगा वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। कोई दिक्कत? No, sir. ओके, तो मैं ये लिख ही देता हूं, बिकॉज टॉर्क इज perpendicular to R and F, so axis of rotation, axis about which object rotate due to torque should be perpendicular to plane which contain R and F vector. F. Yes, correct. Yes, sir. Okay, now one more thing, एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, कहीं कहीं आप टॉर्क का नाम मोमेंट भी सुनोगे, मोमेंट, ठीक है, टॉर्क, कपल, तीन नाम Coupling. से, मैंने तीन नाम बोला, क्या बोला, टॉर्क, मोमेंट, कपल, ठीक है, समझे? जी। नाम अलग अलग है, तो तीनों चीजें अलग अलग हैं, बट कुछ सिमिलैरिटी है, ठीक है। मींस तीनों ही टॉर्क है, तीनों ही टॉर्क, मोमेंट भी टॉर्क ही है, कपल भी टॉर्क ही है, ठीक है, और टॉर्क तो टॉर्क है ही, बट यहां पर नाम अलग है, इसका मतलब, इसका मीनिंग भी कुछ अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले कपल की बात करता हूं, तो कपल का मतलब क्या है, जैसे मैं कहता हूं, मान लो आपके पास कपल क्या होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं, है ना। तो जैसे ये बॉडी है, तो Yes, sir. हाँ, कपल हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है, और वो हमेशा अपोजिट होते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता सेम नहीं होता, अपोजिट होता है। तो अगर एक, मान लो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हो बात, एक फोर्स इधर की तरफ Yes, लग रहा sir. है, तो दूसरा फोर्स देखो मैंने लगाया इधर की तरफ, यानी एक ही बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है,
एक इधर की तरफ जी। एक्ट कर रहा है, दूसरा एक्ट इधर की तरफ कर रहा है, दोनों ही सेम है, सेम अमाउंट का है, बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। मींस दोनों क्या है, कपल है। ठीक है, ओके। मींस हाँ, the torque means that what means net force acting on the system, net force acting on the system is zero. Here net force acting on the system is zero. So what going to be happen? क्या यहां पे मोशन नहीं होगा इस बॉडी का? Yes, there will be motion, there will be a होगा। motion, there will be motion, because these forces act at a different point on the object. ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, वो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है, सेम पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहा। जैसे अगर मैं एग्जांपल सोचूं दूसरा, अगर सपोज आपके पास ये बॉडी होता, यही बॉडी होता ऐसे करके, और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा होता, दो फोर्स लगा रहा होता। ठीक है, एक इधर की तरफ लगाया मैंने फोर्स, और एक फोर्स इधर की तरफ लगाया। दोनों ही फोर्स देख सकते हो एक ही पॉइंट के ऊपर लग रहा है, और इक्वल भी है और अपोजिट भी है। इस सिचुएशन में भी नेट फोर्स क्या है, जीरो, और उस सिचुएशन में भी नेट फोर्स जीरो है। बट ये दोनों ही अलग अलग चीजें होंगी। यहां पर तुम देखोगे ना तो रोटेशन होगा और ना ही ट्रांसलेशन होगा, ना ही रोटेशन होगा, ना ही, हाँ, ना तो रोटेशन ना ही ट्रांसलेशन। मींस इस सिचुएशन में नेट टॉर्क भी आपका जीरो होगा। ठीक है ना? यस सर, डेफिनेटली होएगा सर। हाँ, दोनों स्टेबल हो गए, मतलब इक्विलिब्रियम में हो गए। नेट फोर्स जीरो, एग्जैक्टली। नेट फोर्स जीरो। बट यहां पर ये दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं, दोनों में कुछ डिस्टेंस है। तो क्या होगा, यहां पर मोशन होगा, खामियां है। यहां पे मोशन होगा। ठीक है, बट किस टाइप का मोशन होगा? हाँ। यहां पे रोटेशन मोशन होगा। यू कैन थिंक लाइक अ प्लेट। आपके पास एक प्लेट है, सपोज सर्कुलर प्लेट है, एक साइड से इधर इधर से फोर्स लगाओ, एक एंड से, दूसरे एंड पे इधर से फोर्स लगाओ, देन दैट प्लेट गोइंग इनटू रोटेशन ओनली। ओके, दैट प्लेन गोइंग इनटू रोटेशन ओनली, हाँ, नॉट ट्रांसलेशन। ओके, सो यहां पर हम जो टॉर्क निकालेंगे, मान लेते हैं, हाँ, बट व्हाट वी डोंट नो वेयर इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्चुअली इस बॉडी पे हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन तो नहीं जानते ना, हम तो सिर्फ पॉइंट जानते हैं जहां पे फोर्स लग रहा होगा। बट मैंने अभी एक चीज बोला है कि दैट हाँ सर। एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी perpendicular to the plane which contain force, which contain force. So if the force is containing in this plane, so axis of Force. rotation should be perpendicular, should be perpendicular to the plane. परपेंडिकुलर। Yes. So if I'm saying that axis of rotation is somewhere here, मान लेते हैं यहां पे somewhere here है, I don't know where, but somewhere is here, but it is perpendicular to the plane of rotation, plane which contain force. So ये हो गया मेरा, मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओ ओके, सो मान लिया ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से r1 हो गया, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, r2। So this r1 is a perpendicular distance for this force, r2 is a perpendicular distance for this force, correct? For that force. Yes. Yes sir. तो अगर मैं इस फोर्स के वजह से, मैं इस फोर्स के वजह से इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालूं, तो क्या आ जाएगा, दैट इज r2 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 इनटू f। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, r2 पे हाथ रखो, फर्स्ट पुट योर ऑल फिंगर ऑन r2, रोटेट टुवर्ड द f की तरफ घुमाओ, तो थंब किधर की तरफ गया, अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज हुआ, बट थंब किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना। यस, सो वी कैन से यस माइनस k कैप। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, r2 इंटू f हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये हो गया इसका डायरेक्शन। सेम टू सेम, यदि इसको मैंने वन नाम दे दिया, इसको दूसरा, अब देखो फोर्स किधर की तरफ एक्ट कर रहा है, पीछे की तरफ, r1 किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। सो पुट योर ऑल फिंगर ऑन r1, ओके, r1 रोटेट टुवर्ड f, रोटेट टुवर्ड f,
देन थंब गोस, थंब किधर की तरफ जा रहा है, R1 पे हाथ रखो, F की तरफ घुमाओ, R1 के ऊपर अपना नीचे की तरफ सारे फिंगर्स है ना, पहले तो R1 उसे F की तरफ घुमाओ, थंब किधर की तरफ जा रहा है, अंदर जा रहा है, हेलो, हाँ, है ना। तो पॉजिटिव क्या आएगा? यहाँ पे नहीं, अंदर में नेगेटिव ना, तो फोर्स इज R1 is perpendicular Yes, distance. sir, negative आएगा. Yes, R1 is perpendicular distance, F is the force minus K cap. तो यदि मुझे नेट टॉर्क निकालना हो, नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O, then नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O is equal to what? tau 01 plus tau 02. ये आ जाएगा, देखो क्या, R2F plus R1F K cap minus K cap means R2 plus R1 into F minus K cap. R2 plus R1 ये जो है R2 और R1, R2 हो गया इस एक्सेस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R1 हो गया इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो R2 प्लस R1 को मैं कहता हूं डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्स. D is the distance between these two force. So we can say F into D into minus K cap. ओके, सो देखो नेट फोर्स जीरो नहीं, नेट टॉर्क, नेट फोर्स जीरो है, बट नेट फोर्स क्या आ गया, नेट फोर्स क्या आ गया आपका, नेट टॉर्क क्या आ गया, नेट टॉर्क जो आया है वो आया है फोर्स, जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा था, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स. सो अगर डिस्टेंस जीरो होगा इन दोनों फोर्स के बीच में, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा इस बॉडी के ऊपर, जीरो, जो कि इस वाले केस में है. बट इस वाले केस में डिस्टेंस हाँ. है, इन दोनों फोर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, और दोनों ही पेयर में है, दोनों ही पेयर में है और इक्वल और अपोजिट है. तो ये बॉडी रोटेट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क, दिस विल बी गोइंग टू बी रोटेट. ओके ओके, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क. So that torque equal to force into distance between these two force. So this is called couple. This torque is called couple. Okay, this torque is called couple. Means what is the couple? If you have a body, you have a three-dimensional body, you applying the force in equal and opposite direction. So in that situation, that body goes into rotation due to torque, and that torque is nothing but force into distance between the torque, and that is nothing but couple. Which produce only rotation, no translation. So couple produce only, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, couple produce only, और couple produce what, दे देगा ऑप्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, none of this. So remember, couple produce only rotational motion. Is it fine? Okay. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. So this produced rotational motion only. Now मोमेंट, टॉर्क तो मैंने आपको बता दिया. अगर किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लग रहा है तो ये कहना कि सिर्फ रोटेट करेगा, ये गलत है. रोटेट भी कर सकता है, ट्रांसलेट, मैं आगे बताऊंगा आपको. सिर्फ टॉर्क लगता है तो ट्रांसलेट भी कर सकता है, रोटेट भी, बट टॉर्क के वजह से रोटेशन होगा, ट्रांसलेशन फोर्स की वजह से होगा. ठीक है, बट कपल अगर लग रहा है मींस फोर्स लग रहे हैं बट दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके वजह से सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा. ठीक है. Yes, sir. मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोमेंट इज कॉज फॉर द बेंडिंग. इफ यू वांट टू बेंड समथिंग, अगर आप किसी चीज को बेंड करना चाहते हो, ठीक है, देखो टॉर्क की वजह से मुड़ता है चीज, है ना. अगर आपको टॉर्क के वजह से क्या चीजें होती हैं कि कोई चीज को मोड़ना है, मान लो आपके पास कोई भी रॉड है, उसको आप क्या करना चाहते हो, मोड़ना चाहते हो, घुमाना चाहते हो, then you have to apply torque. But suppose you want to bend something, आपके पास मान लो एक
रॉड है उसको आप बैंड करना चाहते हो, देन यू हैव टू अप्लाई द मोमेंट। आया बात समझ में? देखो अगर किसी चीज को बैंड करना चाहते हो देन यू हैव टू अप्लाई द मोमेंट, बट अगर आप किसी चीज के अंदर ट्विस्टिंग प्रोड्यूस करना चाहते Moment. हो, यस, सो टॉर्क एंड कपल बोथ प्रोड्यूस ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग मीन्स अगर मैं चीजों को मोड़ना चाहता हूं, मोड़ना चाहता हूं, मोड़ना चाहता हूं, घुमाना चाहता हूं, मोड़ करके उसके एंगल एंगल मतलब एंगुलर मोशन के अंदर प्रोड्यूस करना चाहता हूं उस बॉडी के अंदर, देन आई हैव टू अप्लाइंग द ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग मींस टॉर्क, कपल, टॉर्क या कपल अप्लाई करना पड़ेगा। बट फॉर बेंडिंग, दिस इज फॉर बेंडिंग। if you want to bend something then you have to apply the moment, you have to apply the moment is nothing but it is also torque, it is also torque. So let's try to understand. Suppose that कि मान लेते हैं हमारे पास जैसे वो स्विमिंग पूल के अंदर कूदने वाला नहीं होता ऐसे करके, वो लगा रहता है यार, ऐसे करके होता ना, इसके ऊपर आदमी पहले कूदता है फिर उसके बाद वो उछल करके यहां से जाता है ना, नहीं होता ऐसे करके, हाँ है ना, एक कूदने वाला लगाया होता है ऐसे करके ना, नहीं होता ऐसे करके, इसके ऊपर पहले ये कूदेगा, यस सर। हाँ, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पानी होता है इसके अंदर, फिर ये आराम से जाएगा, ठीक है। तो वो वही है, ठीक है, मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास एक ऐसे करके सपोज प्लेट है यू करके, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस फोर्स, ओके, here you can apply the force, ठीक है। so that will goes not into rotation, पूरा rotation में नहीं जाएगा, that is actually this kind of object goes into bending, ये ऐसे हो जाएगा, bend हो जाएगा because of this force, क्योंकि ये इधर से फिक्स है, so this is goes into bending. So because of this force, this body goes into bend, goes into bending, है ना, ऐसे करके बेंड कर जाएगा, ओके। नाउ वेयर इज अ टॉर्क, वेयर इज अ Yes, sir. टॉर्क, टॉर्क कहां पे होगा, देखिए ये जो पूरा का पूरा बॉडी है ये ऐसे करके रोटेट करेगा, यू करके रोटेट कर रहा है ना, देखो यू करके रोटेट कर रहा है, यू करके रोटेट कर रहा है, मींस एक्सेस ऑफ रोटेशन जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जिसके अंदर ये चीज बैंड कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा, आ रहा बस में, मींस एक्सेस ऑफ जिसके अबाउट ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, है ना, जिस एक्सेस, ये एक्सेस होगा इसके परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके ओके, दिस इज योर बिकम आर, सो इफ यू पुट योर ऑल फिंगर ऑन आर, आर पे हाथ रखो सारा और एफ की तरह घुमाओ, सो इट गोज क्लॉकवाइज और थंब जाएगा अंदर की तरफ, हाँ है अंदर ना, की अंदर की तरफ, बट समझ रहा है। हाँ बस इस सिचुएशन में देखो इस टॉर्क की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बैंडिंग प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बैंडिंग प्रोड्यूस हो रहा है, Bending. yes, so that's why this torque is known as bending moment or moment only, moment or bending moment, ठीक है, moment or bending moment means which produce bending, the torque which produce bending is called bending moment or moment, correct, हाँ okay, so लिख देता हूं moment, moment, this is the torque, this is the torque, but produce bending, okay, so we learn 2-3 yes, terms, sir. torque, moment and couple, okay, and how to calculate the torque also. Now let's try to solve some problem, yes, so you तो have थोड़ा ऊपर कर देंगे। okay पे फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन और
यहाँ पे फोर्स लगाया मैंने 30 न्यूटन और ये एंगल है 60 डिग्री, और यहाँ पे फोर्स लगाया मैंने 20 न्यूटन लगाया, और ये एंगल जो है 45 डिग्री है, और ये आपका 10 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर है. सो यू हैव टू फाइंड द टोटल torque acting on the body about the point C. So this force, net torque because of 10 Newton, torque is 0. बाकी की वजह से 20 न्यूटन एंड 20 न्यूटन की वजह से -200. -200. वेरीफाई बताओ कनिष्का सही है? यस सर. किधर की तरफ होगा? डायरेक्शन सर कोई डायरेक्शन बताओ. मिस ठीक है. यस 30 न्यूटन की वजह से कितना आया? कितना बताया आपने अभी? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हाँ, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकलेगा ना, देखो यहाँ से ये मैंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया. सर अगर हम 20 न्यूटन को ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 1.414√2 का जो वैल्यू है ना न्यूटन मीटर, देखो ये 90 20 डिग्री. न्यूटन का वो आया सर. हाँ ये 90 डिग्री हो गया ना, और ये एंगल 60 डिग्री, हाँ. देन दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री. और जी. यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 साइन यस सर. 60 डिग्री. करेक्ट है ना? तो टॉर्क ड्यू टू 30 न्यूटन five- क्या हो जाएगा? फोर्स इज 30 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 साइन 60. 5 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाय 100 साइन 60 डिग्री माइनस के कैप. करेक्ट? मैं गलत हूं तो मुझे बताओ. यस, वो भी क्लॉकवाइज होगा. हाँ, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 0 से 0 कैंसल हो गया, और ये रूट साइन 30 डिग्री मतलब √3/2. सो दिस इज बिकम 3√3/4 माइनस के कैप. करेक्ट? अब बताओ 20 न्यूटन की वजह से, फिर से इसके ऊपर देखो, इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, और ये हाँ. मैंने हाँ. इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया. यहां से नहीं होगा परपेंडिकुलर ड्रॉ, हो जाएगा ऐसे हो जाएगा. सर जो 10 सेंटीमीटर वो परपेंडिकुलर तो है ही नहीं है. ये वाला. हाँ तो सर ने मना कर दिया ना. हाँ तो मैंने कहा, मैंने परपेंडिकुलर से बोला, हाँ. मैंने यहां से इस ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया ना, इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर सर. ड्रॉ किया है सी पॉइंट से. ये तो 90 डिग्री हो सकता है ना. अब ये 45 डिग्री है, हाँ. तो ये क्या हो जाएगा? 10 साइन 45 डिग्री. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये फोर्स 45. इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. करेक्ट जी. है ना? ये 10 Yes, sir. सेंटीमीटर. तो अब मुझे बताओ कि वो क्लॉकवाइज होगा इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा? टॉर्क अंदर टू की टू तरफ होगा. क्लॉक होएगा. हाँ Wise. हाँ अंदर की तरफ होगा, इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से भी. ठीक है. फोर्स पे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हाथ तो रखो, माइनस क्या है ना? आर पे हाथ रखेंगे, एफ की तरफ घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा. ठीक है. सो फोर्स हो गया आपका 20 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 साइन 45 डिग्री माइनस के कैप. तो ये आ जाएगा आपका, एक दूसरे की कैंसल,
और 0 से 0 कैंसिल, और sin 45 डिग्री इज 2/√2 माइनस के कैप। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू √2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2 माइनस के कैप। √2 तो रूट तो ये आ जाएगा हाँ √2 माइनस के कैप। सो दिस इज अ टॉर्क ड्यू टू 20 यस न्यूटन। मुझे भी यही तो है। हाँ, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा आपका? नेट टॉर्क हो जाएगा अबाउट द पॉइंट इन सब सी। को ऐड कर देंगे। इन सब, हाँ ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि सभी, ये भी माइनस के कैप आ रहा है, ये भी माइनस के कैप आ रहा है, तो दोनों ही वेक्टर सेम ये भी डायरेक्शन मैंने में है, सब सेम सभी डायरेक्शन में। सब एक ही डायरेक्शन में है इसलिए। हाँ इसीलिए ये ध्यान रखना ऐड करने से पहले। सो √2 जी प्लस 3√3/4 माइनस के कैप। व्हाट इज द यूनिट? यूनिट क्या लिखे टॉर्क का? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। मीटर। यस, वेरी गुड, न्यूटन मीटर। यस, करेक्ट। ओके, हाँ सर, इसको मैं सिंपलीफाई करा तो 2.7 आया मुझे। यस, वेरी गुड, ठीक है। ये क्वेश्चन, सर नहीं लिखा नहीं लिखा हाँ नहीं लिखो, लिखा। ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है। ओके सर। हाँ, एक सवाल और लिखो, एक सवाल और लिखो, एक सवाल मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखना उसे। ए पार्टिकल ऑफ मास, ए पार्टिकल ऑफ मास, सर वो भी होगा। हाँ हाँ, नहीं ये अभी करना है। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 Yes, sir. kg projected with the speed 20√2 meter per second. Projected with speed 20√2 meter per second at an angle 45 degree. 20√2 meter At an angle at an angle 45 degree with horizontal. Find the torque of the weight of OB. the weight of a particle about the point of projection, about the point of projection particle after about the point of projection after time equal to 3 second. after Time equal to at time t equal to 3 second. At time t equal to 3 second. Yes, solve. Yes, solve. Yes, solve. Means question in such a manner. This is the horizontal. We throw a particle, suppose from this point O, with a speed u, and that equal to 20√2 meter per second at an angle 45 degree. The mass of the particle is 1 kg. So you know the trajectory of the particle. This is the way particle go. project Okay, so after t equal to at t equal to 3 second, you have to find the torque due to weight, torque due to weight about the point of projection. So this is the point of projection. You have to find the torque due to weight at t equal to 3 second about the point of projection. So how we can proceed?
इसे करने के वैसे दो तरीके हैं, ठीक है, बट अगर तुम थोड़ा दिमाग से सोचोगे तो t इक्वल टू 3 सेकेंड में मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, तो इसका वेट किधर की तरफ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउन, mg है ना। तो मुझे टॉर्क निकालना है इस जी। फोर्स की वजह से, वेट की वजह से, अबाउट द पॉइंट O, अबाउट द पॉइंट O। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इज द फोर्स हाँ in this direction and this is going to be यस सर। perpendicular distance. Okay, this x going to be become perpendicular distance of this force. So this perpendicular distance into this force give you torque, correct? Okay, हाँ but मुझे वेक्टर फॉर्म में निकालना है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा वैसे भी, r पे हाथ रखो, x पे हाथ रखोगे, mg की तरफ घुमाओगे तो किधर की तरफ जा रहा है, थंब अंदर की तरफ, नीचे नीचे इनवर्ड। इनवर्ड। तो माइनस के। हाँ माइनस के। क्या x निकाल सकते हो आप, क्या x निकाल सकते हो, हाँ नहीं निकाल सकते, यस सर। इजी है, इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रोजेक्टाइल हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन में सिखाया था, यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशन मोशन अलोंग द x एक्सिस। ओके, देखो नीट और X जे, axis, हाँ याद है। नीट में Yes, जेई sir. मेंस, मैं बताता हूँ एक बात है, नीट जेई मेंस एडवांस की खास बात ये है कि आप अगर सोच के चलोगे कि नहीं मैं अगर रोटेशन पढ़ के जाते हैं तो इससे क्वेश्चन आएगा तो हम कर देंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो जिसका प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से नहीं हुआ होगा वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड रहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ फिजिक्स के अंदर इंटरकनेक्शन चलता है। अगर आप पहले चीजें नहीं जान रहे हैं तो उसको रिवाइज करिए प्रॉपरली, तभी आगे सवाल अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। तो बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, तो ये कर लोगे आई थिंक। ओके, सो टेल मी द आंसर देन यू सॉल्व। हाँ सर, फर्स्ट आंसर दिखाइए सर। अच्छा, फर्स्ट आंसर इसका, हाँ मैंने लिखा नहीं, मैंने आधा पे छोड़ दिया। अच्छा अच्छा लिख लो, लिख लो, सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑन टोटल इक्विलिब्रियम। ओके सर। यस, टोटल इक्विलिब्रियम, एज आई टोल्ड यू टोटल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ नेट फोर्स as well as net torque on this system acting on this system is 0. Okay, this is simple concept, this is a total equilibrium. Okay, now please solve this question. यस सर। कि आपके पास एक सीढ़ी है, ठीक है, एक सीढ़ी है और वो दीवार से ऐसे करके लटका, ऐसे करके ये यहां से ये दीवार है, ठीक है, ये ऐसे करके दीवार है, ये दीवार है, ये सरफेस हो गया ग्राउंड वाला, और एक सीढ़ी है हमारे पास, ये रहा सीढ़ी, ठीक है, ये हमारे पास सीढ़ी हो गया। अब और ये जो बना रहा है एंगल वर्टिकल के साथ 53 डिग्री बना रहा है, और इस सीढ़ी का मास जो है वो है आपका 10 kg। ओके, आपको फाइंड करना है, और ये जो सरफेस है वो रफ है, ये सरफेस आपका रफ है, रफ मतलब रफ होता है, रफ मतलब, और ये स्मूथ है, स्मूथ है। ओके, सो यू हैव टू टेल मी find the normal reaction and friction force acting on the ladder, sorry,
बताइए क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को। रोटेशनल, हाँ, अभी मैंने क्या बोला कि हाँ, ये क्वेश्चन ये है कि ये सिस्टम क्या है, पूरा इक्विलिब्रियम में ना तो रोटेट हो रहा है ना ट्रांसलेट कर रहा है। मींस सीढ़ी ऐसे करके रखी हुई है, तो ना तो ट्रांसलेशन है ना ही रोटेशन है। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम शुड बी जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम शुड बी जीरो। नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, अगर आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहोगे तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो, क्योंकि ना तो ये रोटेट कर रहा है ना ही ट्रांसलेट कर रहा है। तो किसी भी एक्सेस के अबाउट आप टॉर्क निकालोगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है, तो पहले मैंने आपको जैसे न्यूटन्स लॉ में बताया था, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू कंसीडर द सिस्टम। सो दिस इज योर सिस्टम, लैडर इज योर सिस्टम, आई एम लैडर, कंसीडर लैडर इज अ सिस्टम। नाउ आई हैव टू रिप्रेजेंट ऑल फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। पहले जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हम सभी चीज को पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर रहे थे। नाउ आई एम कंसीडरिंग द लेंथ इज आल्सो गिवन टू यू 2 मीटर, means you considering the shape, you have to consider the shape of this, okay, means size, okay। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो एक फोर्स तो चूंकि यहाँ पे कांटेक्ट है तो कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आता है। सो दिस इज योर N1। ठीक है, उसी तरह से यहां पर एक कांटेक्ट है इस जगह पे, तो यहां पे आएगा N2। देखो ये दोनों फोर्सेस जो है अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है। अब चूंकि ये स्मूथ सरफेस है तो ये सीढ़ी नीचे की तरफ आना चाहेगा, तो ये जो लोअर सरफेस है वो इधर की तरफ जाना चाहेगा। तो लोअर पॉइंट के ऊपर जो फ्रिक्शन, क्योंकि ये रफ सरफेस है तो लोअर पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, वो किधर की तरफ एक्ट करेगा। सोचो कि ये जो अपर पॉइंट है वो नीचे की तरफ आना चाहेगा क्योंकि स्मूथ है, बिकॉज ऑफ mg इज एक्टिंग। ठीक है, इसके ऊपर एक्ट करेगा mg ग्रेविटेशन फोर्स, तो उसके वजह से ये चीज नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। और ये वाला जो पॉइंट है लोअर पॉइंट, वो इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ एक्ट करेगा इस पे? यस, अंदर की तरफ। हाँ, मींस इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि मैंने बताया था उस दिन भी फ्रिक्शन में ही कि रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है। तो इस पॉइंट का मोशन होना चाहता है इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहेगा अपोज। अच्छा, ये स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? स्टैटिक होगा। रीजन ये है कि यहां पर अभी कोई मोशन नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा, तो देयर विल बी अ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन दिस डायरेक्शन। आल्सो देयर विल बी mg, यस देयर विल बी mg, mg भी एक्ट करेगा। और वो कहां पे एक्ट करेगा? वो कहां पे एक्ट करेगा? इस लैडर के किस पॉइंट पे एक्ट करेगा? हेलो, mg कहां एक्ट करेगा? हाँ, सेंटर, व्हाट सेंटर? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे, मींस इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां पर। ये ध्यान रखना। अब मैं पहले बोल रहा हूं कि हम शेप कंसीडर कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है सब चीज को कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट करेगा। ठीक है, नाउ सो दिस इज एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज योर mg, बस और कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा। So net force should be on this system is zero and net torque about any point is zero. तो देखो, ना तो मोशन हो रहा है इस बॉडी का along x एक्सेस, तो जितना भी फोर्स इस बॉडी के ऊपर x एक्सेस के along होगा, पहले हम फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। पहला काम हमारा होगा इसको लिखना, फोर्स, ये नेट फोर्स जीरो करना होगा। फिर टॉर्क का, तो नेट फोर्स इस पे देखो, पहले इस बॉडी के ऊपर N1 फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और F फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। कोई और फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। इसका मतलब जितना फोर्स, यानी कि N1, क्योंकि इसका मोशन अगर इधर की तरफ नहीं होना है तो N1 शुड बी इक्वल टू F। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट? हेलो, यस सर। यस, इन अ सेम मैनर अब वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा,
तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक N2 फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऊपर के डायरेक्शन में कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब N2 should be equal to your mg. So this is your second equation, correct? Hello? Yes, sir. Yes. Now, Yes, sir. अब ये रोटेट भी नहीं कर रहा, तो किसी भी पॉइंट इस बॉडी के ऊपर, मान लो ये पॉइंट मैंने ए पॉइंट बोल दिया, ये पॉइंट बी बोल दिया, और ये मैंने बोल दिया ओ, तो इस बॉडी के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, ए ओ बी कुछ भी कंसीडर कर लो कहीं पे भी, और उसके अबाउट आप एक्सेस ऑफ उससे जो है एक एक्सेस पास कर दो जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस एक्सेस के अबाउट नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि बॉडी रोटेट भी नहीं कर रहा, ना तो ऐसे करके रोटेट करेगा और ना ही ऐसे करके रोटेट करेगा, ठीक है। सो ना तो रोटेशन है, तो कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, तो इसके ऊपर अब कौन सा पॉइंट मुझे कंसीडर करना चाहिए जिसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, कौन सा पॉइंट कंसीडर करो, ए पॉइंट कंसीडर करो, ओ पॉइंट कंसीडर करो, बी पॉइंट कंसीडर करो। देखो पॉइंट वहीं पे कंसीडर करना, उसी पॉइंट को देखो ये ट्रिक है कि अगर उसी पॉइंट हम वहीं पे पॉइंट उसी पॉइंट के बाद टॉर्क निकालेंगे जिस पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लग रहा होगा। रीजन क्या होगा, उसमें से एक जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालोगे उस जिस पॉइंट के अबाउट आप फोर्स निकालोगे, ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, जिस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स की वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा। जैसे मान लो यदि मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहा, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहा, तो N1 की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये जो फोर्स है वो इसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालना चाहते हो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं वहीं पर जी इस पॉइंट के अबाउट ना निकाल करके इस पॉइंट के अबाउट निकालूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं फोर्स टॉर्क निकालूंगा तो N2 की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, और F की वजह से भी टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो देखो हम उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे हम, या फिर आप ओ पॉइंट के अबाउट कर लो, बट बेनिफिट किस में रहेगा, यदि मैं N इस पॉइंट के अबाउट कंसीडर करता हूं तो जो टॉर्क इक्वेशन बनेगा उसमें इसकी वजह से टॉर्क नहीं होगा, मींस N1 की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं होगा, यानी N1 वाला टर्म उस इक्वेशन में नहीं होगा। वहीं पर यदि मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता हूं तो N2 भी नहीं होगा और F भी नहीं होगा, और यदि मैंने ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया तो mg नहीं होगा टॉर्क इक्वेशन के अंदर। तो हम ऐसा पॉइंट चूज करेंगे इस बॉडी के ऊपर जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, जिसके वजह से जब टॉर्क निकालें, जब टॉर्क निकल के आएगा उस इक्वेशन के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ अननोन्स हो, मिनिमम नंबर ऑफ अननोन्स हो। देखो N1 भी हमें नहीं पता, N1 भी नहीं हमें पता, N2 भी नहीं पता और F भी नहीं पता, बट अगर मैं बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो इन दोनों के वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन में सिर्फ आपके पास एक ही अननोन बच जाएगा, N1, ठीक है। तो कम नंबर ऑफ अननोन होने चाहिए, ऐसा पॉइंट कंसीडर करो टॉर्क निकालने के लिए, ऐसा पॉइंट कंसीडर करो, ऐसा एक्सेस कंसीडर करो टॉर्क निकालने के लिए, ताकि आपके पास इक्वेशन के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ अननोन हो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, हेलो, नो सर नो। यस, करिश्मा कनिष्का तुम हो के सो गए हो, नहीं सर, भूख लग रही है मुझे। जब भूख लग रही है, बस बस हो गया खत्म। अरे कभी तो सर पढ़ाते नहीं है, कभी पढ़ाते हैं तो ज्यादा पढ़ा देते हैं, है ना। बाप रे। ठीक है, बस 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 हो गया ये। भूख लग रही तो बस बस हो गया, बस खत्म हो गया। हाँ बस 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 थोड़ा देर और, बस थोड़ी देर और समस्या है। बस मैं अब ये टॉर्क अबाउट पॉइंट बी निकाल रहा हूँ, टीबी। तो अब देखो, चूंकि जो फोर्स ड्यू टू एन टॉर्क ड्यू टू N2 हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है उसी एक्सिस से पास कर रहा है, इसी पॉइंट से पास कर रहा है। इन द सेम मैनर ड्यू टू फ्रिक्शन इज आल्सो 0, बट ड्यू टू mg व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू अबाउट दिस पॉइंट बी, क्या हो जाएगा बताओ।
ये डिस्टेंस होगा L/2, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा L/2, ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, हाँ है ना। तो ये परपेंडिकुलर देखो ये फोर्स है mg, जी। ये फोर्स है, इस लाइन के अलोंग लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हाँ हो सर। जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, दिस बिकम योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? L/2 cos 37 डिग्री, करेक्ट। 37 डिग्रीज। हाँ, तो यस सर। टॉर्क ड्यू टू mg क्या हो जाएगा? mg is a force and this is the perpendicular distance which is L/2 cos 37 degree, करेक्ट। यस सर। उसी तरह से n1 देखो इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, सो दिस इज द n1, इन दिस डायरेक्शन n1 इज एक्टिंग, और ये पॉइंट हो गया जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। सो दिस इज द फोर्स एंड दिस बिकम योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस बिकम योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये लेंथ L है और ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये लेंथ हो जाएगा आपका L sin 37 डिग्री। सो टॉर्क ड्यू टू N1, टॉर्क ड्यू टू N1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? फोर्स विच इज N1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज L sin 37 डिग्री। अच्छा, इसके वजह से जो टॉर्क होगा N1 की वजह से, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? सर एक बार फिर से। N1 के वजह से जो टॉर्क होगा अबाउट द पॉइंट B, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? N1 clockwise। सर क्लॉकवाइज होएगा। Clockwise. क्लॉकवाइज होगा, यस। और mg के वजह से, जब हम N1 पे हैंड रखेंगे तो हाँ, mg की वजह से Anti- एंटी क्लॉकवाइज, मींस बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट B, एक को अगर मैं पॉजिटिव दे देता हूं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, दूसरे को क्या दूंगा? नेगेटिव। तो दिस इज बिकम mg L/2 cos 37 डिग्री माइनस में N1 L इंटू साइन 37 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया कि नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। यस। तो अब आपके पास देखो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। सो यू हैव 3 अननोन्स N1, N2 और F, and now you have 3 equation. So if you solve these 3 equation, you get N1, N2 and F. तो N2 तो वैसे भी निकल गया है, N2 निकालने की जरूरत नहीं है ना। अब यहां से देखो N1 निकल जाएगा, देखो N1 इक्वल टू आ जाएगा, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तो ये आ जाएगा mg L/2 cos 37 डिग्री अपॉन cos 37 डिग्री L sin 37 डिग्री। L से L L कैंसिल, sin 37, ये आ जाएगा mg L से L अपॉन कैंसिल mg by 2 tan 37 डिग्री, ठीक है। हाँ बिल्कुल। सो N1 तो आ गया tan आपका 37 क्या आएगा? tan 37 डिग्री व्हाट, 3/4 ना, 3/4, ये N1 आ ओके गया। ओके। और N1 इक्वल टू यस सर हाँ समझ गया, कैसे समझ गया। N1 इक्वल टू F है, तो N1 भी आ गया और F भी आ गया, हाँ ठीक है। यस सर। So in this manner we can solve the problem of equilibrium, okay, total equilibrium. यस